हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो आप रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं TRGN VKOD के, इनमें जितने भी चैप्टर गिवन हैं उन सब के हम एक्सरसाइज को 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 तक कर लिया है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1994 दैट इज़ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला एक्सरसाइज हमें MCQ दिया रहता है एज यूजल। तो देखते हैं MCQ के पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फिजिकल रिफॉर्म। फिजिकल रिफॉर्म का पार्ट नहीं है, यहाँ पे नॉट बोला गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा फिजिकल रिफॉर्म का पार्ट नहीं। सबसे पहले हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टैक्सेशन रिफॉर्म। तो जो फिजिकल पॉलिसी का पार्ट होगा वही सारी चीज़ें फिजिकल रिफॉर्म में भी इंक्लूड होगी। ठीक है, जो पॉलिसी बनाएगा वही तो रिफॉर्म करेगा ना। तो टैक्सेशन तो रिफॉर्म तो हमारा फिजिकल पॉलिसी का पार्ट है, यानी कि इससे रिलेटेड जितने भी रिफॉर्म होंगे वो सब फिजिकल रिफॉर्म का ही पार्ट होंगे। नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, ये भी फिजिकल रिफॉर्म का ही पार्ट है। नेक्स्ट है चेंज इन इंटरेस्ट रेट। तो चेंज इन इंटरेस्ट रेट तो सबसे पहली बात तो फिजिकल पॉलिसी का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, और जो कि कौन करता है? ये RBI करती है। और हमसे क्वेश्चन पूछा गया है नॉट एन एलिमेंट। ठीक है, तो नॉट में यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फटाफट से कंप्लीट करेंगे चैप्टर को। सेकेंड नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन। यानी कि जो पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन है उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन में क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, तो ये तो पार्ट होगा ही। नेक्स्ट है डिसइन्वेस्टमेंट इन द मीन्स पॉलिसी का पार्ट होगा। सेकेंड नंबर में है डिसइन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो पब्लिक सेक्टर में जो जितने भी इन्वेस्टमेंट रहेंगे उनसे क्या करना पड़ेगा? तो डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके? प्राइवेटाइजेशन हो सके। नेक्स्ट देखेंगे सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर शेयर। पब्लिक सेक्टर के शेयर को आप सेल किया जाएगा तभी प्राइवेटाइजेशन को इन्हेंस किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे परचेज ऑफ द इंडस्ट्रियल शेयर बाय द गवर्नमेंट। नहीं, देखिए अगर गवर्नमेंट ही परचेज करते रहेगी तो फिर प्राइवेटाइजेशन कहाँ से होगा? ये तो प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। फिर तो पब्लिक सेक्टर के ही जितने भी शेयर हैं, होल्डिंग है, ये सारी चीज़ें इंक्रीज करते रहेगी। ठीक है, यानी कि पब्लिक सेक्टर ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमें तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी से रिलेटेड बात करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमसे नॉट में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर का एलिमेंट है ना। फाइनेंशियल सेक्टर का एलिमेंट क्या है हमारा? तो पहला है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, ये तो फाइनेंशियल सेक्टर का ही पार्ट है। और होगा क्या? ऑल ऑफ दीज दिखा रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी को भी। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट बिल्कुल होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बिल्कुल होगा। सारे ही जो मार्केट है या फिर सेक्टर है वो सब फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, ध्यान रखना है। इनकम टैक्स ये तो हमारा डायरेक्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स ये भी हमारा डायरेक्ट टैक्स हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST की बात की जा रही है तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एक मिनट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रैटेजी टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमी होना चाहिए था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रैटेजी टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे कि ग्लोबलाइजेशन को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में? ठीक है, तो यह हो जाएगा पार्शियली कन्वर्टिबिलिटी, रिडक्शन इन टैरिफ, इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, ये सारे ही स्ट्रेटजी ऐसे हैं कि आप इससे हम ग्लोबलाइजेशन को क्या कर सके? ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सके, है ना। अब जैसे ही आप रिडक्शन करेंगे टैरिफ की, इसका मतलब बहुत सारे जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, जो भी फॉरेन ट्रेडिंग हो रही है वो सब ईजिली हो पाएगा, है ना। इसलिए ये बहुत सारी ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये तीनों ही यहाँ पर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस कंट्रोल्स वेयर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू। यानी कि इंडियन कंटेक्स्ट में हमको बात करना है कंट्रोल वेयर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, कंट्रोल जो करती है गवर्नमेंट वो क्या है? ठीक है, विद अ व्यू टू,
मतलब गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करती है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। चेकिंग द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट मोनोपोलीज, बिल्कुल अगर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करेगी तो प्राइवेट मोनोपोलीज क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल करना गवर्नमेंट के द्वारा ज़रूरी है। प्राइवेटाइजेशन तो होगा लेकिन कंट्रोल में रखना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये तो सही बात है, इसलिए इम्पोज करती है कंट्रोल। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग द होल्ड ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द कंट्री, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं अगर पूरे का पूरा फाइनेंशियल रिसोर्स वही अपने अपने होल्ड में रख ले, अपने कंट्रोल में रख ले, तो बाकी सेक्टर क्या कैसे काम करेंगे, या फिर बाकी जो पब्लिक है या फिर जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है वो सब तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। और जब स्मॉल स्केल प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तो इसी से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक जो फुलफिलमेंट होता है ये सब SSI से ही होता है, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री से बहुत कम होता है लेकिन कम होता है, तो यहाँ पर उसको भी क्या करना है, मिनिमम करके रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज द रोल ऑफ RBI इन द इकोनॉमी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो लिबरलाइजेशन है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत उसमें क्या चेंज द रोल, मतलब RBI का क्या रोल में चेंजेस आया है, ठीक है। जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है तब से RBI के रोल में क्या चेंजेस देखने को मिला है इन कंटेक्स्ट टू लिबरलाइजेशन। देखते हैं, फ्रॉम ए रेगुलेटेड टू अ फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल, हाँ यहाँ तो ऑप्शन नंबर A ही हमारा सही है, और होगा क्या, A और B दिख रहा है। फ्रॉम अ कंट्रोलर टू द मैनेजर, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट है। रेगुलेटर से क्या बन चुका है, फैसिलिटेटर बन चुका है, किस सेक्टर में, तो फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कौन है, तो RBI। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्राइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो रिफॉर्म होती है तो न्यू इकोनॉमिक्स के मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। अब एबोलिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, बिल्कुल जो लाइसेंसिंग का जो मतलब बहुत ज़्यादा लफड़ा था उसको कम करना है, ठीक है, हटाना है। नेक्स्ट है डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया, हाँ जो यानी कि प्रोडक्शन एरिया में जितना भी रिजर्वेशन था कि ओनली ये पर्टिकुलर लोग कर पाएंगे या फिर इतना इन्वेस्टमेंट होना, इस टाइप का नहीं होगा। बहुत सारे लोग अब मतलब बेसिकली प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए डी रिजर्वेशन इंक्लूड किया गया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, हाँ पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तभी तो प्राइवेटाइजेशन को मतलब इन्हेंस कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म करना है तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान में रखना होगा, मीन्स क्या इंक्लूड होता है वो। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, बिल्कुल ये तो एक्सटर्नल सेक्टर ही हुआ। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म, ये भी होगा, हाँ तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बोथ A एंड B है ना, दोनों ही चीज़ें, दोनों फॉरेन एक्सचेंज से रिलेट करती है, फॉरेन ट्रेड से रिलेट करती है, तो दोनों टाइप के रिफॉर्म को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड करती है। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद हम एक्सपोर्ट प्रमोशन पर ध्यान दे रहे हैं इन कंपैरिजन टू इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक्सपोर्ट का प्रमोशन कर रहे हैं हम आफ्टर NEP 1991। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, द WTO वॉज फाउंडेड एज अ सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन टू, यानी कि WTO किस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसर बना, तो ये तो बना GATT का, है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या है GATT का फुल फॉर्म, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ऑप्शन नंबर A B में तो नहीं है, C D में किसी में होगा, देखते हैं। अच्छा ये ख़त्म ही हो गया है, C ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं जो कि हमारा फिल इन द ब्लैंक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रायर टू 1991 द गवर्नमेंट हैड इम्पोज्ड सेवरल टाइप ऑफ कंट्रोल ऑन डैश इंटरप्राइजेज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो 1991 के पहले की बात की जा रही है, तो उस वक्त तो हमारा किसका कंट्रोल था, तो पब्लिक सेक्टर का। नेक्स्ट देखेंगे, एज अ डैश ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर RBI would fix the interest rate structure for the commercial bank in the country। क्या है, रेगुलेटर या फिर फैसिलिटेटर। तो कब की बात की गई है, एज अ डैश ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर RBI would fix the interest rate structure for the
कमर्शियल बैंक इन द कंट्री। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रेगुलेटर। ठीक है, देखिए अगर आपको ये बोला जाए कि पहले क्या थी, यानी कि 1991 के पहले क्या थी और 1991 के बाद क्या थी, तो दोनों के आंसर में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर रेगुलेटर इसलिए बोला गया है क्योंकि आपने एमसीक्यू में देखा था कि जो रेगुलेटर से क्या बन चुकी है, फैसिलिटेटर बन चुकी है, लेकिन कब, आफ्टर एनईपी 1991 रेगुलेटर से क्या बन चुकी है, फैसिलिटेटर बन चुकी है। कब, लेकिन आफ्टर 1991। लेकिन अगर 1991 के पहले की बात की जाए तो वो एक रेगुलेटर ही था। ठीक है, आरबीआई कैसे काम करती थी, तो आरबीआई एक रेगुलेटर के तौर पर ही काम करती थी कमर्शियल बैंक के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को, टैक्स रिफॉर्म आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ डैश रिफॉर्म। जो टैक्स रिफॉर्म है वो किसका पार्ट है, तो ये फिस्कल रिफॉर्म का पार्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, डैश टैक्सेस आर दोज टैक्सेस द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर। जो यानी कि वैसे टैक्स जो कि दूसरे पर शिफ्ट किया जा सकता है उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि जीएसटी। नेक्स्ट है, डैश इम्प्लाइज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विच सर्विस अदर करेंसी। यानी कि आपकी वैल्यू, आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, फॉल हो गई दूसरे कंट्री के करेंसी के मुकाबले, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिवैल्यूएशन या फिर डिवैल्यूएशन। तो उससे जाहिर सी बात है हम कहेंगे डिवैल्यूएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लिबरलाइजेशन एंड लेजर्स फेरे सिस्टम आर द डैश टर्म सेम टर्म की डिफरेंट। तो लिबरलाइजेशन और लेजर्स फेरे दोनों ही डिफरेंट, दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। ठीक है, लेजर्स फेरे का मतलब होता है कि किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस ना हो, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है, जबकि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि हर कोई हर काम कर सकता है ना। दोनों के टर्म में एकदम ऑपोजिट है, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं आपस में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, डैश रेफर टू द 9 सच प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज विच आर गिवन ग्रेटर मैनेजरियल कंट्रोल एंड ऑपरेशनल इकोनॉमी। तो उसे हम कहेंगे नवरत्न। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, डैश इम्प्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेक्ट। डैश इम्प्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द सोशल इंटरेस्ट। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो ये हमारा जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब में सेल्फ इंटरेस्ट की बात की गई है सोशल इंटरेस्ट से ज़्यादा। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है इसलिए दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इन कन्फर्मिटी विद द इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज इन्फोर्स्ड बाय डैश ड्यूरेशन। इन कन्फर्मिटी द इकोनॉमिक रिफॉर्म फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज इन्फोर्स्ड बाय लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लॉन्गर ड्यूरेशन। नेक्स्ट है, आउटसोर्सिंग इज एन ऑफशूट ऑफ व्हाट, ग्लोबलाइजेशन। आउटसोर्सिंग किसका ऑफशूट है, तो ग्लोबलाइजेशन का, है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है हमारा, द प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 24 ऑफ जुलाई 1991। नहीं, न्यू इकोनॉमिक जो रिफॉर्म आया है वो 1991 में तो आया है, लेकिन ये डेट गलत है, इसके कारण से ये क्या होगी, स्टेटमेंट फॉल्स। नेक्स्ट है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लाइज रिप्लेसमेंट ऑफ LQP बाय LPG। यानी कि LQP का क्या मतलब होता है, लाइसेंस, Q स्टैंड फॉर कोटा एंड P स्टैंड फॉर परमिट, जो कि रिप्लेस कर दिया गया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट आर द ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन एनी टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल, ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, बायलैटरल का मतलब ही हो गया कि दो कंट्री के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, लाइसेंसिंग एज इन केस ऑफ लीकर इज नेसेसरी फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री। बिल्कुल ट्रू, लीकर के लिए तो आपको चाहिए ना लाइसेंस लेना। नेक्स्ट है, प्रायर टू 1991 fiscal reform were introduced by the government with a view to increasing non-tax reform। नहीं, false। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, rising share of industrial sector in the GDP is a sign of economic growth based on the structural transformation in the economy।
एक मिनट, राइजिंग शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक, हाँ बिल्कुल, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर राइज करेगा इसका मतलब आपकी जीडीपी आपका तो फिर आपका जीडीपी क्या होगा, ग्रोथ होगा, जीडीपी में ग्रो होगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सिंबल होगा, है ना, साइन होगा ना, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल ट्रांस, हाँ तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट है डिमोनेटाइजेशन वाज अ मेजर इवेंट ऑफ द ईयर 2015, नहीं, कब है ये आप कमेंट में बताएंगे, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन फोकस मोर ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ द लेबर देन कैपिटल इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्या ग्लोबलाइजेशन फ्री मूवमेंट करता है लेबर का इन कंपैरिजन टू कैपिटल, तो कैपिटल का ग्लोबलाइज मतलब कैपिटल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है ना उसके फ्री मूवमेंट पर, ठीक है, लेबर के फ्री मूवमेंट करने, लेबर का फ्री मूवमेंट हो जाएगा लेकिन उससे तो और ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर कैपिटल होगा, ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे बोला है फोकस मोर ऑन फ्री मूवमेंट, नहीं ऑन लेबर, लेबर पे नहीं, उससे ज़्यादा होता है कैपिटल पर, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए, हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ पर बोला है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक मिनट, इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ना, मतलब जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी वैसे वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है हमारा डिस्पाइट ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट फूड ग्रेन टू मीट द डोमेस्टिक डिमांड, हाँ डिस्पाइट ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट, हाँ ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बावजूद भी फूड ग्रेन इंपोर्ट करना पड़ता है डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए, तो बिल्कुल अभी भी हम इंपोर्ट कर ही रहे हैं, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी है ट्रू और ये स्टेटमेंट भी है ट्रू। चलिए ये तो ट्रू फॉल्स शायद ख़त्म है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा मैच द कॉलम है, मैच नहीं है यहाँ पर, तो ये करेक्ट पेयर आपको बताना है। फर्स्ट है कॉलम 1 कॉलम 2 दिया गया है, आउटसोर्सिंग एन इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, नहीं, ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हम आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था, ये क्वेश्चन भी है ना, इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ नॉट अ लिबरलाइजेशन बट अ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एमसीक्यू में या फिर फिल इन द ब्लैंक में किसी ना किसी में तो हमने बिल्कुल पढ़ा था आउटसोर्सिंग को। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या होता है, तो इनिशिएटेड विथ द डिवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपीज़ अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, हाँ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म का मतलब ही हो गया कि अपनी वैल्यू को हम लोग डिवैल्यूएट किए दूसरे करेंसी के मुकाबले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, तो ये तो सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे अच्छा नेक्स्ट क्या देखना, फिर भी चलो देखते हैं, जीएसटी, जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है, नहीं जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर अ मेजर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, नहीं, अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर अ मेजर ऑफ लिबरलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना ही है, मैचिंग दिया गया है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताती हूँ कि आपको पहले जो स्टेटमेंट लेंदी है पहले आप उसको पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट है हमारा इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिवनेस, तो जहाँ पर हमारा कंपटीशन को इनकरेजमेंट मिलता है, ठीक है, बढ़ावा मिलता है, तो कहाँ मिलता है, पार्शियल नॉन टैरिफ, हाँ देखिए नॉन टैरिफ बैरियर, अगर बैरियर नहीं लगा, अच्छा नॉन टैरिफ, एक मिनट आगे देखते हैं, यहाँ तो हमको लग रहा है रिडक्शन इन टैरिफ होना चाहिए ऑप्शन, मतलब ये डी के साथ जाना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, रेगुलेट एंड कंट्रोल बाय आरबीआई, तो ये तो फाइनेंशियल सेक्टर हो जाएगा। सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट प्राइस, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, इससे हम क्या बोलेंगे, तो इससे हम पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी बोलेंगे। कोटा बैरियर, कोटा बैरियर है हमारा नॉन टैरिफ बैरियर, इसका मतलब रिडक्शन इन टैरिफ क्या हो जाएगा, इनकरेज कम्पिटिटिवनेस, यानी कि पहला नंबर का हो गया हमारा 3, बी का हो गया हमारा 4, फाइनेंशियल सेक्टर का 2, रिडक्शन इन टैरिफ 1, यानी कि 3 4 2 1, 3 4 1 2 3, ये डी नंबर होना चाहिए, 3 4 2 1, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है, 3 4 2 1। चलिए होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।